पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मिनरल और दूसरा है पावर रिसोर्स के बारे में। तो मिनरल क्या होता है, कहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इंडिया में कौन सा मिनरल कहाँ पे, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड वाला पार्ट है वो है पावर रिसोर्सेज के बारे में। यानी कि सेकंड वाले हिस्से में हम लोग बेसिकली बात करेंगे पावर के बारे में। और पावर का मतलब होता है जिससे आपको एनर्जी मिले, हीट और लाइट मिले बेसिकली। तो आपको हीट और लाइट किससे मिलता है? नेचुरल गैस से मिलता है, गैस से, पेट्रोलियम से, है ना, फिर से लकड़ी से, इस सब से क्या मिलता है आपको? हीट और लाइट मिलता है। तो बेसिकली हम लोग अब मतलब आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का अपना सेकेंड हिस्सा, सेकेंड पार्ट, जो कि होगा पावर रिसोर्सेज के बारे में। और पावर का सिंपल सा मतलब समझिए, जिससे हम लोगों को क्या मिल सके? हीट और लाइट मिल सके। सिंपल, यही हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है। शुरू करते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। पावर बोलो या एनर्जी बोलो, बात सेम रहेगा, ठीक ना। यानी कि पावर बोलो या फिर एनर्जी बोलो, ये दोनों हमारा सेम ही चीज़ है और ये दोनों का दोनों हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी गर्मी का समय है, आप पंखा चला के सो रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? पावर का एग्जाम्पल है। यानी कि बिजली से आपको क्या मिलता है? बिजली से हालांकि हम लोग पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, ये हमारे सुविधा के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पावर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक दिन भी आप बिना एनर्जी का रह पाओगे? चलिए मान लीजिए आप रह भी लेते हैं, लेकिन क्या लंबे समय तक रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, कभी नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे लिए एनर्जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गर्मी के समय में खास करके तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे। वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। एनर्जी का इस्तेमाल लगभग हम लोग हर जगह पे करते हैं, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, या फिर कोई इंडस्ट्री हो, या फिर खेती में, यानी कि खेत में पानी डालना हो तो मोटर हम लोग चलाते हैं, और मोटर में इस्तेमाल हो रहा है पावर, वो भी पावर किस रूप में? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो रहा है। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट, अच्छा जब गाड़ी चलता है तो गाड़ी में कौन सा पावर इस्तेमाल हो रहा है? डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारा क्या है? पावर का ही तो एग्जाम्पल है। उससे क्या मिलता है? गाड़ी को हीट और एनर्जी मिलता है बेसिकली। ठीक है, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन, डिफेंस, लगभग हर फील्ड में पावर का इस्तेमाल है, हम लोग करते हैं बेसिकली। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पावर को दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी होगा हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा होगा हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इन दोनों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा चलेगा वो चलेगा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है फायरवुड के बारे में। फिर फायरवुड का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी देखेंगे। फिर हम लोग कोयले के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोल, फिर कोयले का एडवांटेज क्या है, कोयले का डिसएडवांटेज क्या है, ये देखेंगे। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेट्रोलियम का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हाइडल पावर पढ़ेंगे, हाइडल पावर का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग दोनों देखने वाले हैं। तब जाकर हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म होगा, फिर जाके हमारा स्टार्ट होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जितने भी टाइप हैं सबको पहले एक एक करके पढ़ लिया जाए, उसके बाद ही चलेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो हम लोगों ने पावर को कितने ग्रुप में बांट दिया? दो ग्रुप में बांट दिया। एक हो गया हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं कि आखिर कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। चलो देखा जाए। Conventional source of energy is those source of energy which have been in common use for a long time। यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं जिसको हम लोग लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी से नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आने वाले कुछ जनरेशन तक हम लोग और करेंगे, है ना। कुछ नया टेक्नोलॉजी एडवांस हमारे पास आ जाएगा तो हो सकता है उसको छोड़ दे, लेकिन फिलहाल हम लोग उसको लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फायरवुड। जैसे फायरवुड का मतलब लकड़ी। क्या लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग आज से कर रहे हैं? क्या बहुत पहले से कर रहे हैं। कोयले का बहुत समय से कर रहे हैं। पेट्रोलियम यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब का भी इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब वही जो हमारे घर में आता है ना सिलेंडर में, वो हो गया आपका। उसी प्रकार से थोड़ा सा और बात करें, सीएनजी,
हालांकि सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग अब ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन है हमारे पास पहले से। इस्तेमाल भले हम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन है हमारे पास पहले से ही, है ना। उसके बाद फिर हाइडल पावर। हाइडल पावर का मतलब हो गया बिजली, जो बिजली हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिएगा, हाइडल पावर का मतलब होता है बिजली, लेकिन किससे बन के आ रहा है? पानी से बन के आ रहा है। हाइडल का मतलब भी होता है पानी से उत्पन्न किया हुआ बिजली, इसी को हम लोग कहते हैं हाइडल पावर। तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, और ये सब का सब हमारा आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो कोई आपसे पूछे कि बताओ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो सिंपली उसको ये बताइए कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल पूछ ले तो लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बिजली, ये सब हमारा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल। चलिए अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। फायरवुड के बारे में, कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, और हाइडल पावर के बारे में। इन सब के बारे में अब हम लोग एक एक करके जानेंगे, और सबका एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी जानेंगे, यानी कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जानने वाला है। चलिए शुरू किया जाए। पहला हमारा फायरवुड यानी कि लकड़ी के बारे में देखा जाए। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। देखो हम लोग ना सबसे पहला इस्तेमाल क्या करना चालू किए थे? लकड़ी इस्तेमाल करते थे, और लकड़ी उस समय इस्तेमाल किए, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग पहले इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते थे? दो चीज़ के लिए, एक खाना बनाने के लिए, और दूसरा घर में रोशनी करने के लिए। रोशनी का मतलब एक जगह पे जला के छोड़ देते थे तो घर में लाइट होता था, यानी कि एक खाना बनाने के लिए और एक हीटिंग के लिए, लाइट के लिए बेसिकली। और जाड़े के समय में दोनों काम हो जाता था हमारा। जाड़े के समय में यदि लकड़ी जलाते थे तो हीट भी हम लोग को मिलता था, और घर भी हमारा पूरा लाइट हो जाता था, है ना। ये इस्तेमाल था लकड़ी का। उसके बाद इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। ये आपको मानना पड़ेगा कि आज भी भारत में 50% के आसपास ऐसे लोग हैं गांव में रहने वाले जो आज भी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। समझिए, हम शहर का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, हम गांव का एग्जांपल दे रहे हैं। गांव में कि पूरे इंडिया में जितने भी गांव हैं, सारे गांव का 50% लोग अभी भी लकड़ी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो गांव में कमाई बहुत कम होता है, और सिलेंडर का दाम आपको पता ही है 1400, 1500, 1300, 1350 इस प्रकार का है। तो क्या लगता है आपको कि एक आम आदमी, गरीब आदमी उतना महंगा सिलेंडर अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आज भी भारत का 50% जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो आज भी डिपेंडेंट हैं लकड़ियों पर, है ना। क्योंकि लकड़ी बड़ा आसानी से मिल जाता है, जंगल झाड़ में कहीं भी मिल जाता है, और आसानी से खाना भी बना लेते हैं लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है, यानी कि इसका क्या अच्छाई है, ज़रा इसके बारे में देखा जाए। इट इज़ ईजी टू एक्सेस। इसका सबसे बड़ा अच्छाई ये है कि जल्दी मिल जाता है ना। मतलब आप जंगल में जाओ और लकड़ी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लकड़ी मिलना ही है। जंगल छोड़ो ना, आप अपने घर के पीछे वाले हिस्से में देख लो, लकड़ी बहुत पड़ा रहता है। और गांव में तो ये सब आम बात है, गांव में लकड़ी जहां मन तहीं आपको दिख जाता है, तो ये जल्दी मिल जाता है लकड़ी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 50% लोग आज भी अपना खाना, घर परिवार चला रहा है लकड़ियों की वजह से। तो सोचो, इसका इस्तेमाल आज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादातर लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं लकड़ियों का, है ना। तो ये दो इसका फ़ायदा है, यानी कि एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। यानी कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज़ का अच्छाई होता है उसका कुछ ना कुछ बुराई भी होता है, ठीक है ना। तो अच्छाई तो इसका दो ही है, लेकिन बुराई इसका 4 है। क्या बुराई है? देखो, द कलेक्शन ऑफ फायरवुड इज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब कि लकड़ी इकट्ठा करना बड़ा ही समय लेता है। ऐसा नहीं है कि जंगल में लकड़ी की जगह पे रखा हुआ है, गए उठा के लेके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको चुनना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें समय जाता है। पहला इसका बुराई है। दूसरा बुराई है कि इट इज़ पॉल्यूटिंग, बड़ा धुआं क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा एकदम, ये पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन बढ़ता है इससे हमारा। तीसरा बुराई है कि इट प्रमोट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल सा मतलब समझ लो, गर्मी आपको ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब कि धुआं यदि ज़्यादा क्रिएट होगा तो गर्मी भी आपको ज़्यादा लगने वाला है। ऐसे इसका सिंपल सा मतलब ये समझ लो। इट प्रमोट्स डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब आप लकड़ी इकट्ठा करोगे तो कई बार लकड़ी आपको मिलता नहीं, आपको पेड़ काटना पड़ता है ना, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। तो क्या ये अच्छा बात है या खराब बात है? खराब बात है। तो ये लकड़ी का हो गया बुराई, मतलब कि अच्छाई के साथ साथ इसका 4 बुराई भी है। तो ये लकड़ी के बारे में हो गया, फायरवुड के बारे में। अगला है कोयला, कोल, जिसका इस्तेमाल हम लोग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं, आज हमारे आने वाला जनरेशन भी कुछ दिन तक करेगा, है ना। लेकिन हाँ, जब नया टेक्नोलॉजी कुछ हमारे पास आ जाएगा तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कम कर दें, लेकिन अभी फिलहाल तो चलेगा, है ना, लंबा अभी समय चलेगा ये। चलिए जरा इसके बारे में देखा जाए। कोल इज द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब समझते हैं क्या होता है?
फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ऐसा फ्यूल, मतलब ऐसा रिसोर्स, मतलब ऐसा फ्यूल बेसिकली कह लो जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है। और वही फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि ऐसा फ्यूल जो कि दो ही चीज़ से मिलकर बना होगा, मरे हुए प्लांट और मरे हुए जानवर से। ध्यान रखना, जो आप पेट्रोलियम निकालते हो ज़मीन के नीचे से, वो मरे हुए एनिमल से मिलता है, ठीक ना। जो लाखों लाख साल पहले मर गए थे वो आज गल गया, सड़ गया पूरी तरीके से, वो हमारा आज बाहर निकल रहा है। और जो कोयला निकलता है वो मरे हुए प्लांट से निकलता है। मतलब कि यदि कहीं पे कोयले का खदान पाया जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत समय पहले वहाँ पे भारी मात्रा में पेड़ पौधे दब के मर गए होंगे, और आज जब हम उसको खोद रहे हैं तो वो पेड़ पौधा किसका रूप ले चुका है? कोयला का रूप ले चुका है। उसी प्रकार से आप ये मान लीजिए कि कहीं से पेट्रोलियम निकल रहा है, जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से बनाते हैं। यानी कि कहीं से पेट्रोलियम निकल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे नीचे में आज से लाखों लाख साल पहले बड़े लेवल पे जानवर वहाँ पे मरे होंगे, या फिर मरे भी नहीं होंगे तो लोग वहाँ पे जाके जानवर को वहाँ पे दफन कर दिए होंगे भारी मात्रा में, बड़े लेवल पे। वही आज बाहर निकल रहा है ना। इसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब वैसा फ्यूल, यानी कि वैसा ईंधन, ईंधन मतलब बात हो रहा है पेट्रोलियम का या फिर कोयले का, जो कि या तो डेड प्लांट से या फिर डेड एनिमल से बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो कोयला भी एक ऐसा है हमारा फॉसिल फ्यूल जो कि लगभग हर जगह पे आपको दिख जाता है। कोई भी चाय के टपरी पे जाओ, हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे चाय के टपरी हैं जो कि कोयले पे चाय बनाते हैं, है ना। और ऐसे बहुत, अब तो एडवांस हो गया तो सिलेंडर भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। लेकिन लोग, चाय पीने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि सिलेंडर पे जो चाय बनता है उसमें उतना स्वाद नहीं होता है, लेकिन जो कोयले पे चाय बनता है उसमें स्वाद ज़्यादा होता है। ऐसा लोग कहते हैं, जो चाय पीते हैं वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है ऐसा, ठीक ना। शायद ऐसा होता भी होगा, खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ होता है, चलिए बहुत अच्छा बात है। तो इसमें कहा गया है कि कोयला भी हमारा एक ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लगभग आपको ईजिली कहीं पे भी दिख जाता है। जैसे आप किसी भी चाय की टपरी पे चले जाओ, पक्का वहाँ पे कोयला मिल जाएगा आपको, है ना। और आज भी ऐसे बहुत सारे इस्त्री करने वाले लोग हैं जो कि कोयले पे ही अपना आयरन आज भी करते हैं, क्योंकि कोयला सस्ता पड़ता है और आयरन बड़ा महंगा पड़ता है, बेसिकली बिजली, है ना। देखो बिजली में क्या है ना, मतलब जब हम लोग बिजली का इस्तेमाल करके कपड़े को आयरन करते हैं तो वो पावर ज़्यादा खींचता है, उसमें बिजली बिल ज़्यादा आता है, लेकिन उससे कई गुना सस्ता उसको कोयला पड़ जाता है। लेकिन हाँ, कोयले में ये है कि मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा है, जलाने में मेहनत लगेगा, पोल्यूशन फैलेगा वो अलग है, घर धुआं धुआं हो जाएगा वो भी अलग है। इसीलिए अब ज़्यादातर लोग कोयले का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बिजली पे वो लोग ज़्यादा स्विच कर रहे हैं, है ना। अब जैसे आज के ज़माने में क्या है, चाय भी अब ज़्यादातर जो आप देखेंगे वो सिलेंडर पे ही बन रहा है, कोयले पे बन रहा है ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चाय का दुकान आज भी ऐसे हैं जहाँ पे कोयले का बन रहा है, कोयले के ऊपर बन रहा है चाय, लेकिन कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तो अब ऐसा आ गया जो कि ठेले पे भी बना रहा है, तो छोटा सा सिलेंडर और छोटा सा गैस स्टोव रखा हुआ उसी पे चाय बन रहा है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कोयला भी हमारा एक ऐसा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि आपको लगभग इजली कहीं पे भी दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज इन होम्स, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? घरों में, इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में। अच्छा, स्टीम इंजन मतलब वही रेलगाड़ी जो पहले धुआं वाला चलता था ना, तो धुआं बहुत क्रिएट करता था। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। आपने मूवी देखा है गदर, एक प्रेम कथा, सन्नी देओल, हाँ उसमें जब वो, हाँ उसमें जब वो भाग रहा होता है हीरो और हीरोइन, यानी कि सन्नी देओल और जो हीरोइन रहती है, जब वो भाग रहा होता है दोनों, तो आप उसमें देखे होंगे कि सन्नी देओल बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी आग में कोयला डालता है ना। उस कोयले के भाप से बेसिकली ट्रेन का इंजन चलता है, बढ़ता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग पहले करते थे, लेकिन अब ऐसा दिखता है क्या आपको? नहीं, अब ऐसा नहीं दिखता है, ये सब बंद हो गया। तो इस कोयले का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, स्टीम इंजन में करते हैं, यानी कि भाप वाले इंजन में। उसके बाद एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो बिजली आ रहा है ना, ये बिजली भी दो तरीके से बन के आपके घर में आ रहा है। एक बनता है पानी से बिजली और एक बनता है कोयले से बिजली। हाँ, कोयला से बनता है एक बिजली और एक बनता है पानी से बिजली, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा, कोयला से बिजली बनाना या पानी से बनाना? पानी से, क्योंकि कोयला से बनाएंगे तो भारी मात्रा में कोयला जलाना पड़ेगा जो कि धुआं बहुत करेगा, है ना। इस सब चीज़ों के लिए हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। आगे, इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, यानी कि जो बिजली कोयले के मदद से बनाया जाए उस बिजली को हम लोग कहते हैं थर्मल पावर। याद रखिएगा, क्या हमने कहा यहाँ पे? जो बिजली कोयले के मदद से बनाया जाए, यानी कि कोयले को जला के बनाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर। लेकिन जो बिजली पानी से बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हाइडल पावर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेर बरीड अंडर द अर्थ।
जो कोयला हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन से निकाल के, ये 1 साल या 2 साल का देन नहीं है, लाखों लाख साल इसको लगे हैं बनने में। और बना किसके वजह से है? मरे हुए प्लांट से, मरे हुए एनिमल से। ज़्यादातर जो कोयला आपको मिलता है ना, वो मरे हुए प्लांट से ही मिलता है। मरे हुए एनिमल से क्या मिलता है आपको? पेट्रोलियम मिलता है, ठीक ना। आगे तो लाखों लाख साल पहले सब दब के मर गए होंगे या फिर किसी वजह से मर गए होंगे, आज हमको उसका फ़ायदा मिल रहा है ना। आगे जैसे डायनासोर हम लोग बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि डायनासोर बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। तो सोचो, डायनासोर तो पृथ्वी पर एकदम खुलेआम घूमते थे। जब उतने बड़े बड़े जानवर मरे होंगे लाखों लाख साल पहले, तो वो कहाँ चला गया? ज़मीन के नीचे चला गया। वो आज किसका रूप ले लिया है? लिक्विड का रूप ले लिया है। धरती के नीचे क्या है? प्रेशर बहुत है, हीट बहुत है, उसका बॉडी गल गया, सड़ गया पूरी तरीके से। क्या रूप ले लिया? वो लिक्विड का रूप ले लिया, जो कि हमारा क्या है? पेट्रोलियम है। उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, उससे हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब बनाते हैं, है ना। आगे कोल इज रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। तो कोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोल को हम लोग बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि कोयला एक ऐसा चीज़ है जो कि ज़मीन के नीचे है, लेकिन बड़ा चमकदार चीज़ है। चमकदार चीज़ का मतलब चमकने वाला नहीं, चमकदार का मतलब यहाँ पे यह है कि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला चीज़ है ना। मतलब कि ज़मीन के नीचे भले पाया जाता है, मतलब भले ही ज़मीन के नीचे पाया जा रहा है, लेकिन जब हम लोग एक बार जला देते हैं तो पूरा घर हमारा रोशन से भर देता है, लाइट से भर देता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये था। आगे द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। यानी कि ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हमारा भारत नहीं है, क्योंकि देखो भारत में कोयला है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन इन सब के मामले में बहुत कम है। भारत में कोयला बहुत कम है। आगे द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर, बात करें इंडिया के अंदर का, तो रायगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो। ये कुछ ऐसे जगह हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे कोयला बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। चलिए कोयले के एडवांटेज के बारे में बात करें, यानी कि कोयला का जो अच्छाई है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर इसका जो बुराई होगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसका अच्छाई ये है कि इट इज़ एक्सटेंसिवली अवेलेबल, लगभग ये हर जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। एक्सटेंसिवली अवेलेबल का मतलब हो गया कि लगभग आपको ये मार्केट में जाएंगे ना, आपको ये मिल जाता है। जैसे एग्जांपल आपको दे, हमारे आसपास मोहल्ले में कहाँ पे मिलता है? पुनाचक में मिल जाता है। पुनाचक में आपने देखा होगा सब्जी मंडी के सीधे जो गली है जो अटल पथ की तरफ जाता है, वहाँ पे कोयले का एक टाल है, वहाँ पे मिलता है कोयला बेसिकली। अभी भी है कि बंद हो गया? अभी भी मिलता है। देखो सोचो, जब हमारे गली मोहल्ले में मिल जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लगभग हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं मिलता ही होगा, है ना। तो ये बहुत जल्दी मिल जाता है आदमी को, और थोड़ा सस्ता भी रहता है, तो लोग इसको इस्तेमाल भी करना ठीक लगता है। लेकिन इससे ना लोग आज दूर क्यों भाग रहे हैं पता है? क्योंकि समय बहुत लगता है जलाने में, दूसरा बात धुआं बहुत क्रिएट करता है, और आज का आदमी बड़ा स्टैंडर्ड हो रहा है, धुआं में रहना पसंद नहीं करता है ना। और बिल्कुल आज से ज़माने में कोयले का इस्तेमाल हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए समस्याओं को देखते हुए इसको बंद कर देना चाहिए, है ना। भले ही सस्ता मिलता है अच्छा बात है, लेकिन पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है, और यदि ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में हम लोगों को सांस लेने के लिए सही हवा नहीं बचेगा, है ना। इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। आगे इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा अच्छाई क्या है? दूसरा अच्छाई ये है कि बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसके बुराई के बारे में देख लो। इसका बुराई दो गो है। इट क्रिएट्स पोल्यूशन। पहला बुराई तो ये कि पोल्यूशन बहुत क्रिएट करता है, ये धुआं बहुत ज़्यादा फैलाता है। इट इज़ बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाने में बहुत ही बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ट्रैक्टर का, ट्रक का, तभी आप भारी मात्रा में इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा पाएंगे। यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है, बहुत ही भारी भरकम ये होता है, और कोयला हल्का नहीं होता, याद रखिएगा, भारी होता है ये, है ना। तो ये हो गया इसका बुराई। चलिए अगला हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम मतलब जिससे हम लोग क्या बनाते हैं। देखो जब हम लोग ज़मीन से बाहर निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक ना। लेकिन उस पेट्रोलियम का हम लोग फैक्ट्री में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं, है ना। पेट्रोलियम से हमारा ये सब चीज़ बनता है। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा? ज़मीन के नीचे से मिलेगा। तो बताओ क्या पेट्रोलियम भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि पेट्रोलियम किससे मिलेगा आपको? मरे हुए एनिमल से मिलता है। और ये मरा हुआ एनिमल क्या 1 साल 2 साल पहले मर गया? नहीं, ये लाखों लाख साल पहले जानवर रहे होंगे, डायनासोर जैसे जानवर जो मर गए, आज वही लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर गया है, उसका इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे तो पेट्रोलियम हमारा क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। देखो हमारा जो पृथ्वी, हमारा जो ज़मीन है ना, उसमें लेयर है, अलग अलग लेयर है। आपने बचपन वाली क्लास में पढ़ा होगा लेयर, मिट्टी का अलग अलग लेयर होता है। तो ये जो बेसिकली पेट्रोलियम है, ये भी लेयर के बीच में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ज़मीन के सबसे नीचे वाले हिस्से में, नहीं,
अलग अलग लेयर है मिट्टी का, उसी लेयर के बीच बीच में हमारा पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है ना। आगे, इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। ज़्यादातर जो आपको ऑयल फील्ड देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है, ज़्यादातर आपको ना ये समुद्र के बगल में देखने को मिलता है। समझिए यहाँ पे क्या है, यानी कि ज़्यादातर जो पेट्रोलियम वाला प्लांट आपको दिखता है, जहाँ से पेट्रोलियम ज़मीन से नीचे बाहर, मतलब ज़मीन से ऊपर निकलता है, ये ज़्यादातर आपको समुद्र के बगल वाले इलाका में दिखता है। समझ रहे बात को। चलो अगला, then it is sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants। यानी कि हम लोग जमीन से पेट्रोलियम को निकालते हैं, पेट्रोलियम को ही हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, एकदम कच्चा तेल, और उसी क्रूड मतलब पेट्रोलियम बोलो या क्रूड ऑयल बोलो बात सेम है। उसको हम लोग वहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद फिर हम लोग अपने रिफाइनरी में भेजते हैं। रिफाइनरी मतलब जहाँ पर रिफाइन होता है, ये प्रोसेस होता है, फैक्ट्री बेसिकली कह लो, वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ को बनाते हैं। जैसे उसी पेट्रोलियम से डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, वैक्स, वैक्स मतलब जैसे मोमबत्ती ये सब बनता है, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट मतलब वो ग्रीस जो हम लोग अपने साइकिल में डालते हैं, बाइक में डालते हैं, कार में डालते हैं, ये सब चीज़ हमारा पेट्रोलियम से ही बनता है, ठीक है ना। देखो कितना, मतलब एक चीज़ हमने ज़मीन से बाहर निकाला और कितना चीज़ हमने इसको बना दिया है ना, अलग अलग चीज़ों को ऐड करके हमने अलग अलग चीज़ बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम को और पेट्रोलियम से जो सामान बनता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब, इनको हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों? ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना। काला सोना का मतलब हो गया कि बड़ा ही कीमती है, काला है लेकिन बड़ा कीमती है। समझ रहे बात को। तो हम लोग जो अपने बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं या फिर जो अपने कार में डीजल भरवाते हैं, वो आप डीजल पेट्रोल नहीं भरवा रहे हैं, आप ब्लैक गोल्ड भरवा रहे हैं एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। तो ब्लैक गोल्ड इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि काला तो होता है लेकिन महंगा बड़ा होता है, महंगा के साथ साथ बड़ा कीमती होता है भाई, मतलब उसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि बताओ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को, यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब को हम लोग ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता तो भले पेट्रोलियम हमारा काला है लेकिन बड़ा ही कीमती होता है ना। अच्छा, मतलब हालांकि मतलब आपने तो केवल डीजल देखा होगा, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, पेंट, लुब्रिकेंट, ये सब देखा होगा आपने, लेकिन इन सब का आपने कभी गौर किया है कि रंग सबका अलग अलग होता है। लुब्रिकेंट का रंग अलग है, वैक्स का रंग अलग है, पेट्रोल का अलग है, डीजल का कलर अलग है, केरोसिन का, सबका रंग अपना अलग अलग है। लेकिन जब आप पेट्रोलियम को देखोगे ना, यानी कि जब इसको ज़मीन से निकाला जाता है, इतना काला रहता है ना, लगे कि नाला का पानी है, बहुत काला रहता है और बहुत गंदा महकता है। लेकिन डीजल को आप कभी स्मेल करो, पेट्रोल को स्मेल करो, केरोसिन को स्मेल करो, कितना अच्छा लगता है सूंघने में, मतलब प्लीजेंट स्मेल है, उतना भी खतरनाक नहीं कि आपका जान चला जाए, मतलब अच्छा लगता है मतलब। लेकिन जब आप क्रूड ऑयल को सूंघोगे ना, आपका जान चल जाएगा, बड़ा खतरनाक महकता है ये। क्योंकि आप खुद सोचो ना, कितने सालों से वो नीचे दबा हुआ था, ना उसको हवा मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, एकदम सड़ा हुआ चीज़ है वो। जब बाहर निकलता है ना तो एकदम बहुत गंदा बदबू मारता है। लेकिन हाँ, उसको फैक्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन किया जाता है, तब जाके आपके पेट्रोल पंप तक वो पहुँचता है, तो उतना गंदा नहीं महकता है, ठीक ठाक रहता है, ठीक है। आगे, द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। देखो ये सब उधर का ही बात हो रहा है, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। ये ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलता है। और सबसे ज़्यादा का बात करें तो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और हमारा इंडिया इन सब से पेट्रोलियम खरीदता है। मतलब क्या खरीदता है हमारा कंट्री? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन खरीदता है या पेट्रोलियम खरीदता है? पेट्रोलियम खरीदता है, हम लोग खुद से रिफाइन कर लेते हैं, है ना। क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल खरीदने लग जाएंगे तो महंगा और मिलेगा। लेकिन भारत सरकार कहता है कि भैया तुम हमको बस पेट्रोलियम दे दो, रिफाइन हम कर लेंगे, है ना, सस्ता पड़ता है इससे, ठीक है। आगे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं रिफाइन करने के लिए, तो हम लोग उसको रिफाइन किया हुआ क्यों खरीदेंगे, महंगा पड़ेगा हमारे लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बस तुम हमको कच्चा तेल दे दो बस, ठीक है ना। अच्छा, जरा बताइए कि सऊदी अरबिया से, ईरान, इराक, कतर से हमारे कंट्री में कैसे आता होगा? पाइपलाइन के थ्रू आता है। और समुद्र के नीचे पाइप बिछा हुआ है, कौन? हाँ, समुद्र के नीचे पाइप कैसे बिछाया गया होगा, ये आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें ना दोनों कंट्री का सहयोग है। आपको क्या लगता है कि एक कंट्री केवल अकेला कर लेगा? नहीं, दोनों कंट्री का सहयोग है और दोनों कंट्री के बीच में समझौता होता है
कि भैया हम आपके कंट्री से लेकर हमारे कंट्री तक के बीच में एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं जो कि पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होगा। मंजूरी दोनों दे देता है तो हो जाता है। और ऐसा मत समझना कि हमारा पाइपलाइन केवल सऊदी अरबिया, ईरान, इराक से ही नहीं, जिससे हम लोग पेट्रोलियम लेते हैं सबसे हमारा पाइपलाइन जुड़ा हुआ है। और क्या हमारा ही कंट्री का जुड़ा हुआ है? नहीं, बाकी सारे कंट्री भी जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनका भी जुड़ा हुआ है। नहीं, बदले में कुछ नहीं। मतलब कि हम लोग ईरान, इराक से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, उसके लिए तो और फायदे का मंद है ना। मतलब कि वो लोग अपना सामान बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो फायदे में कौन है? वही है ना फायदे में। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जाके नीचे, उसके नीचे में देखोगे ना, इतना सारा पाइप आपको दिखेगा ना, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि बाप रे, इतना नीचे पानी में जाके कौन ऐसा पाइप बिछा रहा है। नहीं, बिछाने का बड़ा अलग अलग मशीन है। मरीन क्यों है? इसी सब के लिए, काम के लिए तो है ना। तो नीचे सिंपल पानी नहीं है, नीचे समुद्र का जो बेड है, जो सतह है, उस पर बहुत सारे पाइपलाइन बिछे हुए हैं, बहुत सारे तार हैं, बहुत सारे पाइप हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कंट्री का। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि सऊदी अरबिया से भारत आ रहा है पेट्रोलियम और बीच में पाइप कहीं पे टूट गया तो कैसे पता चलेगा? इन्हें कि यदि मान लीजिए पेट्रोलियम पाइप कहीं पे टूट गया, लीक हो गया, तब तो सारा पेट्रोलियम समुद्र में बह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो कहीं पे लीक यदि हो भी गया तो तुरंत इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है, सिग्नल कि कहाँ पे लीक हुआ है। और जो हमारा नेवी है, जो समुद्र में दिन भर हमेशा घूमता रहता है, वो किस चीज़ के लिए है? इसी काम के लिए तो है। पानी के नीचे, जो समुद्र के नीचे जो सबमरीन घूम रहे हैं हमारे नेवी वाले लोग, वो क्यों हैं? इसी काम के लिए तो है। क्या घूमने के लिए है? मौज मस्ती के लिए नहीं, इन्हीं सब कामों के लिए है। रक्षा करने के लिए, पाइपलाइन को देखने के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए है ना। यही सब चीज़ हमारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सेंसिटिव सिग्नल होता है, मतलब कहीं पे थोड़ा सा लीक होगा ना, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे हमारे गली मोहल्ले में अभी आप देख रहे होंगे गैस का पाइप बिछ रहा है। क्या लगता है आपको कि कहीं पे गैस लीक होगा तो क्या जो पावर हाउस है उसको पता नहीं चलेगा? एकदम तुरंत पता चल जाएगा। हर कोने पे वो सिग्नल लगाए हुए हैं, जहाँ पे लीक होगा तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे गैस लीक हो रहा है। तुरंत आदमी पहुँचेगा, तुरंत बंद कर देगा। और यदि मान लो तुरंत नहीं भी पहुँचा तो मेन स्विच से उसको बंद कर देगा एकदम पूरी तरीके से। ये ठीक उसी प्रकार का हो गया जिस प्रकार का बिजली है। कहीं भी बिजली का तार टूटता है तो हम लोग एक बार फ़ोन करते हैं पावर हाउस में, पूरा का पूरा बिजली काट देता है ना। उसी प्रकार से गैस होने वाला है, याद रखिएगा आप। हालांकि इस्तेमाल हम लोग अभी इसका नहीं कर रहे उतना ज़्यादा, लेकिन आने वाले 3-4 साल 5 साल में आप देखेंगे कि घर घर गैस उस प्रकार से आएगा जिस प्रकार से आपके घर घर में बिजली आता है, एकदम बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक ना। खैर, अपने टॉपिक को दोबारा वापस आते हैं। द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। यानी कि असम एक जगह है दिग्बोई, मुंबई में जगह है बॉम्बे हाई, और कृष्णा और गोदावरी जो रिवर है, इन सभी में हमारे इंडिया के अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, आगे अब इसका अच्छाई क्या है पेट्रोलियम का, जरा उसको देख लो। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट कैन फ्लो थ्रू पाइप। यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान होता है। क्यों आसान है? क्योंकि पाइप के थ्रू ये जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एकदम बिल्कुल, क्योंकि लिक्विड है ना। मतलब ये ठीक उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है जिस प्रकार से हम अपने टंकी में पानी भरते हैं, मोटर चलाते हैं, प्रेशर लगता है तो पानी में हमारा मतलब टंकी में पानी आ जाता है। ठीक इसी प्रकार का इसमें भी है। मतलब इसमें कैसे होता है, मान लीजिए कि हमको पेट्रोलियम सऊदी अरबिया से भारत मंगवाना है, तो वहाँ से वो जनरेटर चलाएगा, मतलब मोटर चलाएगा, और बहुत ही फोर्स के साथ उस पाइप लाइन के थ्रू हमारा पेट्रोलियम इंडिया में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमारा चलता है। आगे, प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन कैन बी मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। सोचो, प्लास्टिक का तो खैर अलग बात है, प्लास्टिक में तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता ही है। बहुत सारे दवाई ऐसे हैं, दवाई मतलब मेडिसिन, जिसमें हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक मात्रा में, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो मर ही जाएंगे हम लोग। मतलब ठीक ठाक मात्रा में हम लोग दवाई बनाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। अगला, अब डिसएडवांटेज देख लो क्या है पेट्रोलियम का। इट इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इट मीन्स इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड वंस इट हैज़ बीन यूज्ड। सबसे इसका बुराई ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में लाखों लाख साल लग जाएगा। और क्या लाखों लाख साल तक हम लोग वेट करेंगे? मर जाएंगे भाई, क्या पता लाख साल के बाद क्या हो जाए, धरती पलट जाए, क्या हो जाए पता नहीं। तो सबसे पहला इसका जो बुराई है वो ये है कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसका मतलब ये हो गया कि एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बन नहीं सकता, बनेगा भी तो लाखों लाख साल इसको लग जाएंगे बनने में। अगला, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम पोल्यूट्स द एयर बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। जब हम लोग पेट्रोलियम को जलाते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हम लोग जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्रिएट करता है?
गर्मी प्रोड्यूस करता है और ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है, ठीक ना। आगे, इट इज़ वेरी कॉस्टली, और तीसरा बुराई इसका ये है कि बड़ा महंगा मिलता है। अभी आप देख रहे हैं पेट्रोल 105 रुपये है, 105 रुपये। डीजल कितना है? डीजल लगभग 90 के आसपास है, 90 के आसपास है। डीजल 90 के आसपास चल रहा है, और पेट्रोल 105 के आसपास है। सोचो कितना महंगा है, तो बहुत महंगा ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा पेट्रोलियम के बारे में, अच्छाई बुराई सब कुछ। अगला हमारा होगा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नहीं तो क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे भी 30 मिनट का हो चुका है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अगले क्लास में शुरू करेंगे नेचुरल गैस को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।